नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कुमार मोहित और स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम नक्सल में। दर्शकों, आज हमारा भारत देश जहां एक और प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, तो वहीं हमारे देश में, हमारे प्रदेश में एक युग ऐसा था जहां पर नक्सलवाद की समस्या चरम पर थी। इस समस्या से निपटने की जद्दोजहद हमारी सरकार और हमारा प्रशासन एक बेहद लंबे अरसे से करता आ रहा है, जिसमें हमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। आज के इस कार्यक्रम में हम नक्सलवाद जैसी समस्या से कैसे बचा जा सकता है, सरकार इससे निपटने के लिए क्या कुछ अभियान और योजनाएं चला रही हैं, आज हम इन तमाम विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा में हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बेहद खास मेहमान, समाज सेवी मनोज कुमार शर्मा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सर सबसे पहले हमारा सवाल रहेगा कि सर ये नक्सलवाद की सर शुरुआत कहाँ से हुई, अगर हम इस पर चाहेंगे कि। देखिए, ये नक्सलवाद की शुरुआत आप कह सकते हैं कि बंगाल में, अपर बंगाल में नक्सलवादी एक इलाका है, एक जगह है जहाँ से ये नक्सलवाद की शुरुआत हुई। और उसके बाद में जब इस नक्सलवादी आंदोलन को बहुत गंभीरता से लिया गया, ये आपको 60 और 70 के दशक की बात है, तो उस समय बंगाल में तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी और कमोबेश से ये एक नई विचारधारा पनप रही थी और कई यूथ जो सामाजिक असमानता को लेकर, उस विचारधारा को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे थे उस आंदोलन के बाद, तो उसका प्रभाव कुछ फैला, बैन लगाया गया। लेकिन ये अंडरग्राउंड संगठनें, कई अंडरग्राउंड संगठन बन गई और देश के विभिन्न इलाकों में फैलने लगी। बिहार के भी भोजपुर के इलाके में, सोन के तराई क्षेत्र में इनका फैलाव चालू हुआ। आज का जो झारखंड है, उस समय बिहार का वो इलाका था, पलामू इलाका में, और फिर ऐसे ही बढ़ के वो आपका आंध्र प्रदेश का, आज का तेलंगाना का जो करीमनगर वगैरह इलाका है, वारंगल, उस जगहों पर इस आंदोलन को पोषण किया जाने लगा। अब इनको एक सुरक्षित जगह की तलाश थी, तो इन लोगों ने दंतेवाड़ा इलाका को उसको चुना, जहाँ पे वो कई प्रशिक्षण अभियान चला सके, जो लोगों को, जो अलग अलग इलाकों से जो नक्सली नेता को अगर कोई छिपने की जगह हो तो वहाँ पे उनको पनाह दे सके। इस हिसाब से इसका फैलाव चालू हुआ। अब आज जो स्थिति है वो आपके सामने। सर, नक्सलवाद की जब हम बात करते हैं तो ये देखा जाता है कि सर 1980 के दशक के बाद से सर इसका प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बिहार के जो 38 है उनमें से 34 ज़िलों को सर रेड कॉरिडोर मान लिया गया था। तो सर ऐसे में इसके जो विस्तार हैं उनका प्रमुख कारण क्या कुछ रहा सर? 70 के दशक में नक्सल आंदोलन बिहार में प्रवेश किया और ये इलाका कौन था? ये भोजपुर का इलाका था। अब भोजपुर के इलाके में क्या थी कि वो पूरा सोन का इलाका था। सोन के तटीय इलाकों में नक्सल आंदोलन ने जन्म लिया बिहार के अंदर। मैं केवल बिहार स्पेसिफिक बात करता हूँ क्योंकि आपने बिहार के बारे में प्रश्न किया है। अब सोनपुर, माफ़ कीजिएगा, भोजपुर में जब नक्सल आंदोलन उग्र रूप लेने लगा और प्रतिक्रिया में भी कई संगठन उसका प्रतिकार करने लगी, और इसका मुख्य कारण था कि एक तो कहीं कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी। पूरे जहाँ पे ये धान का जहाँ खेती होता था, जहाँ खेतिहर इलाके थे, जहाँ खेत खलिहान के इलाके थे, वहाँ इस आंदोलन को बल मिलने लगा। तो कारण क्या था कि सिंचाई थी नहीं, फसल के दाम किसानों को नहीं मिलते थे, तो मजदूरों को भी उनका उचित दर नहीं मिल पाता था, बाजार नहीं था, और उससे बड़ी बात कि किसानों को सिंचाई के लिए 100% उनको डीजल पर, क्योंकि कभी पहले जब बिजली हुआ करता था तो लोग मोटर से अपनी खेती के लिए पटवन कर लेते थे, लेकिन डीजल पे उनको पटवन करना पड़ता था। और डीजल उपलब्ध कहाँ था? डीजल उपलब्ध था आपको डिस्ट्रिक्ट केंद्र पे। इस हिसाब से पेट्रोल पंपों का फैलाव नहीं था, ग्रामीण इलाकों में नहीं था। तो एक तो खेती की लागत बहुत अधिक थी और उसका मूल्य बहुत कम मिल रहा था, जिसके कारण जब जो ये धान की खेती में या गेहूं की खेती में जो पूरा जो इलाका है बिहार का, तो यहाँ पर मजदूर
और मजदूरी के दर को लेकर किसानों और मजदूरों के बीच में विचार भिन्नता होने लगी, उनमें टकराव बढ़ने लगा, जिसका फ़ायदा इन नक्सली संगठनों ने उठाया। उसके साथ साथ मुझे तो याद है, मैं तो उस इलाके से आता हूँ, कि आपको अपने गांव पहुंचने के लिए आपकी जो रोड कनेक्टिविटी थी वो केवल प्रखंड हेडक्वार्टर तक थी। अब प्रखंड हेडक्वार्टर से आपका गांव 2 कोस 3 कोस, मतलब आप कह सकते हैं 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक आपको पैदल जाना पड़ता था। अब पैदल जाने के लिए आपको कई नदी नाले क्रॉस करने पड़ते थे। तो आप कह सकते हैं कि उन सुदूर इलाकों में पुलिस की पहुंच भी नहीं थी, आसान सुगमता नहीं थी। अब नक्सली के जो भी कैडर लोग होते वो तो रात को बहुत आराम से इस इलाके से उस इलाके, उस गांव से उस गांव, और वो एक लिबरेटेड विलेज बनाते जा रहे थे। लोगों में असमानता, लोगों में तो क्षोभ था ही। उसके बाद में शिक्षा की जो स्थिति थी, इस पूरे ग्रामीण इलाकों में जो शिक्षा, जो हाई स्कूल थे वो हाई स्कूल कमेटी के द्वारा बनाए हुए थे, और सारे वो 60 और 70 के दशक में वो हाई स्कूल बने थे। तो वो हाई स्कूल भी आपको, आप समझिए कि 50 गांव पे एक हाई स्कूल हुआ करता था। अब 50 गांव में एक हाई स्कूल हो तो अब 50 गांव में पढ़ने वाली बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो आप पे सबको शिक्षा भी नहीं दे पा रहे थे। और जो मैं तो देखा हूँ कि जो प्राथमिक विद्यालय थे, जो मिडिल स्कूल थे, जो लोगों के पहुँच में थे, उसको पुलिस पिकेट में तब्दील कर दिया गया था। और एक समय तो ऐसा आया, आपने सही बोला, 80 के दशक में मैं तो देखा हूँ कि 90 के दशक में सारे प्राइमरी स्कूल बंद हो गए थे, और उन स्कूलों में पुलिस पिकेट थी, बीएमपी के जवान थे, कहीं सीआरपीएफ के जवान थे, कहीं बिहार पुलिस के जवान थे। क्यों भाई? तो ये नक्सल पे रोक लगाने के लिए इनकी तैनाती की गई थी स्कूल के भवनों में। अब वहीं से वो गश्ती करते थे, लेकिन समस्या का समाधान तो ये था नहीं। लेकिन अब देखेंगे, जब सर्व शिक्षा अभियान आया तो सर्व शिक्षा अभियान में क्या हुआ, सबसे पहले स्कूल के भवनों का पुनरुद्धार किया गया। तो सभी जो प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय बना दिया गया, उत्क्रमित कर दिया गया। यह सर्व शिक्षा अभियान ने क्रांति ला दिया शिक्षा के क्षेत्र में, ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में। अब उसके बाद में आपको सर्व शिक्षा अभियान में एक सबसे बड़ी बात ये रखी गई कि शिक्षकों का और छात्रों का अनुपात को एक सामान्य बनाया जाए, कि जो कि एक शैक्षणिक माहौल खड़ा किया जा सके। तो उस हिसाब से अब पंचायतों में, पंचायत के स्कूलों में, क्योंकि जो पंचायत के स्कूल होते थे वो पंचायत, जो प्राइमरी स्कूल होते थे वो पंचायत से कंट्रोल होते थे, जो मिडिल स्कूल होते थे वो प्रखंड से कंट्रोल होते थे। तो एक व्यवस्था और आ गई थी। अब पंचायत के चुनाव होने लगे, पंचायत के चुनाव होने लगे तो शिक्षकों की बहाली होने लगी, प्रखंड शिक्षकों की बहाली होने लगी, जिला स्तरीय जिला परिषद के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होने लगी हाई स्कूलों की। तो एक माहौल बदला। और दूसरा, मैंने आपको कहा ना कि ग्रामीण इलाके में सुगमता, आवागमन की सुगमता न रहना भी एक बड़ा चैलेंज था प्रशासन के लिए, कि वो नक्सल आंदोलन को कैसे रोक कर पाएंगे। तो अब फिर क्या हुआ? अब क्या हुआ कि जब वे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये नक्सल आंदोलन को मध्यम करने में, उसको आज जो स्थिति में है, इसमें बहुत सबसे बड़ा योगदान आपका ये प्रधानमंत्री जी की जो एक सड़क के, ग्रामीण सड़क की योजना थी। और जब उसका नतीजा सामने है आज, गांव-गांव एक तरफ से नहीं, पहले तो उस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में किसी भी बसावट को एकल संपर्कता देने की बात की गई। और उसमें बसावट कैसा भाई, कि भाई इतने, कम से कम इतने आबादी की गांव होने चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ में बिहार में एक कार्यक्रम और चलाया गया, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम संपर्क योजना में जो चिन्हित गांव थे, जो राजस्व गांव थे, उसको सड़क से जोड़ा जा रहा था, और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना में जो छोटे बसावट थे उसको सड़क से जोड़ा जा रहा था। और एक और क्रांतिकारी योजना बिहार में आई, जो नक्सल आंदोलन को बिल्कुल आप कहिएगा कि उसके लिए आखिरी ताबूत की कील आप कह सकते हैं, तो वो थी आपको मुख्यमंत्री सेतु योजना। अब मुख्यमंत्री सेतु योजना से क्या हुआ कि अब कोई इलाका, मुझे लगता है कि मतलब हजारों पुल पुलिया बनाए गए ग्रामीण इलाकों में, हजारों। अब इसके बाद क्या हो गया कि लोगों का संपर्क ग्राम के सुदूर इलाकों में हो गया, शिक्षा की शैक्षणिक माहौल बन गया, ग्रामीण इलाकों में सड़क मार्ग की सुगमता हो गई। और उसके बाद अब जो मजदूरी की समस्या थी, तो मजदूरी की समस्या में आपको ध्यान में होगा कि जब
95 के बाद पूरे भारतवर्ष में एक इंडस्ट्रियल माहौल बना। जो इंडस्ट्रियल माहौल बना तो बहुत भारी मात्रा में उन इंडस्ट्री में आपको टेक्निकल स्किल, सेमी स्किल वर्करों की ज़रूरत होने लगी। तो इसकी जो फीडिंग हुई ये बिहार के ग्रामीण इलाकों से हुई। पूरे भारतवर्ष में आप देखेंगे कि बिहार के ग्रामीण इलाकों से जो हमारे पास में कुशल और सक्षम जो मजदूर वर्ग हैं उनको रोज़गार मिला। उनको रोज़गार मिलने के बाद में ग्रामीण इलाके में एक एक घर से 2-2 लड़के, 3-3 लड़के को रोज़गार मिला। जब वो पैसा ग्रामीण इलाके में उनके घरों में आने लगा तो एक समस्या वो दूर हुई बेरोजगारी की। उसके बाद सिंचाई के साधन हो गए। सिंचाई के साधन में गांव-गांव बिजली पहुंच गई। अब लोगों को डीजल पर निर्भरता ख़त्म हो गई। अब डीजल की निर्भरता ख़त्म हो गई तो लोग के सिंचाई के साधन में स्वावलंबी होने लगे। और इसके साथ साथ में आपको ध्यान में होगा कि 95-96 के बाद एक योजना चलाई गई थी कि ग्रामीण इलाके में पेट्रोल पंप किसान सेवा केंद्र के माध्यम से, अब किसान सेवा के माध्यम से एकदम सुदूर ग्रामीण इलाके में पेट्रोल पंप खुलने लगे। तो जो किसानों को अपने सिंचाई के लिए डीजल लेने के लिए 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से उनको डीजल लेके स्टोर करना पड़ता था तो वो पूंजी का विषय हो गया था। अब क्या हुआ कि किसान को आज अगर 2 लीटर डीजल की ज़रूरत है तो जाके ग्रामीण सेवा केंद्र के पेट्रोल पंप से डीजल ले रहे थे। तो उनका जो किसान मतलब जो खेती की जो लागत वो काफ़ी कम आई और मजदूरों का जो दर था वो काफ़ी ऊपर आया। तो इन तमाम माहौल ने एक ऐसा माहौल बनाया कि नक्सल की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो सर इसकी शुरुआत एक अभियान के रूप में हुई थी और क्योंकि लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, जिसके कारण लोग भी अपने एक हितैषी को ढूंढ रहे थे, जिसके कारण इसके निर्माण में और इसके इतने विस्तार में इसको मदद मिली। तो सर ऐसे में क्या अशिक्षा भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि देखा गया कि जब से फिर इसको संभालने के लिए कस्तूरबा विद्यालय खोले गए, नवोदय विद्यालय खोले गए, तो सर जब सिचुएशन ऐसा था तो कितना मुश्किल रहा होगा सर इन प्लान्स को एग्जीक्यूट करना और कितनी सहायता मिली सर इससे? देखिए, जो समस्या का जो जड़ था, आपने सही कहा, शिक्षा समस्या की जड़ थी, बेरोजगारी समस्या की जड़ थी, साधनों पे कोई कंट्रोल ना तंत्र का था और ना नीचे के लोगों का था। तो जब कोई भी लोकप्रिय सरकार आती है तो जो लोकप्रिय सरकार आती है और आप जब सरकार के कार्यों से संतुष्ट होने लगते हैं, जनता में एक संतोष का वातावरण जब बनता है तो स्वाभाविक है कि इस तरह की जो गतिविधियां वो खत्म हो जाएगी। भाई आखिर जनता क्यों चाहेगी? जनता अपने आप को अशांत करना क्यों चाहेगी? जनता तो अपने आप को अशांत तब करती है ना जब उसके अंदर में क्षोभ हो, उसके अंदर में ऐसा लग रहा हो कि उसे कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन जब से कोई लोकप्रिय सरकार आती है और जब जनता को लगने लगता है कि नहीं, उसके द्वारा कोई चुनी हुई ऐसी सरकार है जो उनके मूलभूत आवश्यकताओं पे भी पैनी नज़र रखी हुई है और योजना का बना ही नहीं रही है, उसका क्रियान्वयन भी करवा रही है। तो अब जो भी इन बीते मैं इसको मानता हूँ कि ये स्वर्णिम युग रहा। पीछे के वर्षों में जितने काम हुए ग्रामीण इलाके में, अच्छा और क्या किया गया? अब एक योजना आई थी कि जो उग्रवाद प्रभावित इलाके के लिए केंद्र की सरकार ने कई ऐसी योजना चलाई। आकांक्षी जिले बनाए गए, रोड कनेक्टिविटी फॉर एक्सट्रीम लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरिया के तहत कई सड़कों का निर्माण कराया गया और जो चिन्हित जिले थे जहाँ पे वामपंथ उग्रवाद था उनको अभी मोदी जी के समय में उसको आकांक्षी जिलों में लिया गया। और जब आकांक्षी जिले मतलब क्या, हमने नक्सल प्रभावित जिलों को ये नहीं कहा कि ये नक्सल प्रभावित जिले हैं, उसको बोला गया कि इन जिलों की कुछ विशेष आकांक्षा है जिसको आपको पूरा करना है। तो इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए केंद्र के स्तर से कई योजनाएं बनाई गई और उसके बाद जैसे जैसे जिले उग्रवाद से निकलते गए वैसे वैसे उस योजनाओं को दूसरे अति उग्रवाद प्रभावित इलाके में भेजा जाने लगा। अब उदाहरण के तौर पे आप अरवल, जहानाबाद, ये सब तो घोर अति उग्र वामपंथ प्रभावित इलाके थे
और यहाँ एक एक नहीं कई कई वामपंथी संगठन काम कर रहे थे। और एक तरह से कहिए कि ये बीज जहाँ से ये प्रस्फुटित हो रहा था ये वो इलाका था। भोजपुर में आंदोलन हुआ, लेकिन जो अरवल, जहानाबाद, दुल्हिन बाजार, पटना के ग्रामीण इलाके, गया के इलाके, औरंगाबाद के इलाका, ये सब क्या था, यहाँ पे एक तरह से ये पूरी समस्या फन फैला के बैठी हुई थी। और इन पिछले 15-20 वर्षों में जो चमत्कार हुआ, और मैं बार बार इसको दोहराता हूँ कि सड़कें बनी, बिजली आई, विद्यालयों का पठन पाठन भवन बनाए गए, सिंचाई की सुविधा बढ़ाई गई, तो इन सभी चीज़ों, रोजगार के अवसर बढ़ाए गए, न केवल बिहार में, न कि पूरे भारतवर्ष में जो रोजगार के अवसर आए और लोगों को रोजगार मिला। तो ये समस्या नक्सल आंदोलन को तो लोग 70 से देख रहे थे। 70 से लेकर 2000, मतलब मैं तो कहता हूँ कि ये 35-40 वर्ष बिहार नक्सल आंदोलन के जड़ में रहा। आपने बोला कि कई जिले नक्सल प्रभावित हो गए थे, रेड कॉरिडोर बन गया था, लेकिन जब एक लोकप्रिय सरकार सभी योजनाओं पे काम करने लगी और जब वो धरातल पे उतरने लगी, तो लोगों के चेहरे पे जब मुस्कान आई, तो जब वहाँ मुस्कान आ जाएगी। और मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि नक्सल वहीं पनप सकता है। नक्सल मतलब क्या? बगावत। नक्सल मतलब मैं इसको विरोध समझता हूँ। मैं नहीं समझता हूँ कि ग्रामीण इलाके में कोई नक्सल आंदोलन था तो वो कोई कम्युनिज्म विचारधारा का आंदोलन था। ऐसा कम्युनिज्म को समझना हमारे ग्रामीण इलाके में कहाँ बस की बात थी, लेकिन लोग उस आंदोलन में शामिल हो रहे थे। तो इसका मतलब क्या था? उनको असंतोष था। हाँ, उन्हें लग रहा था कि उनको कोई देखने वाला नहीं है, या जो भी सरकारें हैं वो क्रियान्वयन नहीं कर पा रही हैं। लेकिन जब इन 35 वर्षों का जो आप इतिहास देखेंगे, जो नक्सल का इतिहास रहा है, आज क्या हुआ पिछले 10 वर्षों से, तो मैं तो समझता हूँ कि नक्सल अब कहीं नाम मात्र का है ही नहीं। अब कोई नाम के कोई नक्सल के नाम पे कुछ करे तो बात अलग है, लेकिन अब नक्सल नहीं है। तो ये सारा का सारा श्रेय जो केंद्र और राज्य की सरकार ने जो योजना बनाई, उसका क्रियान्वयन किया, लोगों के चेहरे में मुस्कान लाया, और जिसका नतीजा है कि आज नक्सल समाप्ति की ओर है। सर, जैसा कि आपने बताया कि असंतोष की जो भावना थी, मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव था, उसी के कारण ये जो आंदोलन था वो इतना उग्र रूप लेता चला गया। लोग बहकावे में आते चले गए कि अगर हमें इस तरफ से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, मुनाफा नहीं मिल रहा, तो हम छोटे छोटे फ़ायदों के लिए ही इस आंदोलन से जुड़ते हैं, इन लोगों के साथ जुड़ते हैं, जिसका उन्हें बाद में खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो सर, ऐसे में जब देखा जाता है कि सरकार इतने तरह की योजनाएं चला रही है, आत्मसमर्पण की नीति चला रही है, जिससे जो भी लोग मुख्यधारा से हटकर ऐसे गिरोह, ऐसे संगठन के बहकावे में आ चुके हैं, वो एक बार फिर से ना केवल वापस मुख्यधारा में आ सकते हैं, उनके ऊपर से मुकदमे हटाए जाते हैं, बल्कि उन्हें रोजगार, स्वरोजगार शुरू करने के लिए उन्हें कुछ राशि, सहायता राशि तक दी जाती है, ताकि वो एक बार फिर से सुगम जीवन यापन कर सके। सर, और भी सरकार की कई प्रकार की योजनाएं हैं, और ओवरऑल देखा जाए सर, तो इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोड कनेक्टिविटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सर, किस प्रकार से सर ओवरऑल डेवलपमेंट में समाज के उत्थान के लिए? देखिए, सरकार की जो योजनाएं आई पिछले 10-12 वर्षों में, केंद्र की योजनाएं और बिहार में जो योजना चल रही है पिछले 15-20 वर्षों में, इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैंने आपको बताया, पहले भी बताया, कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान, बच्चों के लिए जो योजना किलकारी, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों पे बच्चों को पोषण दिया जाने लगा, वो ये जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो खाद्य सुरक्षा दिया गया और जो आज पिछले कई वर्षों से चल रहा है, वो बिजली का फैलाव, इवन केवल घर के बल्ब तक नहीं, खेतों तक बिजली, वो हर खेत को पानी, एक ये नारा दिया गया, एक हर खेत को पानी के माध्यम से आप कई तरह की योजनाएं चलाई गई, चाहे वो लिफ्ट इरिगेशन का हो, चाहे वो उद्वा योजना हो, चाहे वो नहर प्रणाली की योजना हो, चाहे वो ग्रामीण कृषि फीडर हो, इन तमाम तरह की जो योजनाएं चलाई गई। उसके बाद में जो सर्व शिक्षा अभियान का व्यापक इन वर्षों में फैलाव किया गया और मानदेय, जो शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया गया,
शैक्षणिक माहौल को ठीक किया गया, उसके बाद में जो ग्रामीण सड़कों को आप कहिए कि हाईवे से जोड़ा गया, तब ग्रामीण इलाके में जो पहले ग्रामीण इलाके में कोई मजदूर अगर सब्जी उपजाता था तो उसका सब्जी उसी गांव में सड़ जाता था। तो इन सड़क प्रणाली से उसकी सब्जी कलकत्ता और दिल्ली के बाज़ार में पहुंचने लगी, वो ट्रेन रूट तक जुड़ने लगे, ट्रेन रूट के पास में वहाँ पहुँचने लगे। तो ये तमाम, और संचार सबसे बड़ा, जो आज जो पिछले मोदी जी ने क्यों कहा कि डिजिटल इंडिया बनाना है, तो उस समय लोग को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये डिजिटल इंडिया कैसा होगा। जब डिजिटल इंडिया बना और उसके बाद में मोदी जी ने क्या कहा, जनधन खाते खोलो, तो जनधन खाता खोला गया। आपको आश्चर्य होगा कि आज किस व्यक्ति के पास में खाता नहीं है, और उसके बाद में जो सरकारी योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से पहुंचाया जाने लगा उन जनधन खाताओं में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो अब क्या था कि अब आपको कोई बेनिफिट अगर एक व्यक्ति को देना है तो बीच की कोई सारी कड़ी समाप्त हो गई। एक बार मुझे याद है कि मैं उस समय विद्यालय में पढ़ता था, ये आपको 86, 87, 88 की बात होगी। उस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम अगर ग्रामीण इलाके में पैसा 100 रुपया देते हैं तो वहाँ 20 रुपया पहुँचता है। नरेंद्र मोदी जी ने उसको चमत्कार कर दिया, अब 100 रुपया देते हैं तो 100 रुपया पहुँचता है। ये तो डीबीटी, जनधन खाते। उसके बाद में जो संचार प्रणाली आई, जो डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो हम आज 5G नेटवर्क में बैठे हुए हैं, तो ये 5G नेटवर्क ऐसा नहीं है कि पटना में ही है, ये 5G नेटवर्क एकदम सुदूर ग्रामीण इलाके में भी है, जहाँ ना पहले कोई सड़क था, ना जहाँ पहले कोई बिजली थी, ना पहले कोई विद्यालय था, ना पहले कोई तंत्र, ऐसा कोई सरकार का तंत्र ही नहीं पहुँचा था, वहाँ भी आज 5G है। तो वहाँ भी 5G है, तो वहाँ भी संचार तंत्र पहुँच गया। अब डिजिटल माध्यम से उनको डीबीटी भी हो रहा है और वो पे फ़ोन के और भीम ऐप के माध्यम से वो पेमेंट कर भी रहे हैं। तो ये सारी जो जनता खुद से आत्मनिर्भर बन गई इस सरकार की योजना के कारण। तो ये योजना मतलब कोई साधारण योजना नहीं थी। आज ग्रामीण इलाके में जो लेन देन हो रहा है, जो ट्रेड हो रहा है, मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि 70% अब डिजिटल हो चुका है। तो जहाँ जनता इतनी सुगमता, सरकारी योजनाओं का इतना अच्छा क्रियान्वयन होगा और जनता के जीवन में जब मुस्कान आएगी, तो धन्यवाद है ये पिछले जो सरकारें रही हैं और जो योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है, वो लोगों की जीवन शैली बदल दी है। और जब जीवन शैली अच्छा होगा तो उनका भविष्य अच्छा होगा, उनके चेहरे पे मुस्कान होगी, उन्हें संतोष होगा, तो कोई भी ऐसे लोग बरगलाने वाले अब नाकाम हो जाते। सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, आपने हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ अदा की, सर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि आज हमारा देश आत्मनिर्भर बन चुका है। जहां पर एक समय में रोड कनेक्टिविटी तक नहीं थी, वहां आज हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और डिजिटल पेमेंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कुमार मोहित और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। पर आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।